ईरान की राजधानी तेहरान में 28 फरवरी की सुबह एक खुफिया बिल्डिंग में हाई लेवल की मीटिंग होने वाली थी, जिसमें ईरान के चीफ अयातुल्ला खामेनेई और टॉप लीडरशिप शामिल होने वाले थे। अब सवाल यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA को इस बात की जानकारी कैसे मिली कि अयातुल्ला खामेनेई और टॉप लीडरशिप किस जगह पर मीटिंग करने वाले हैं, इकट्ठा होने वाले हैं। और उसी बिल्डिंग पर 12 बम गिराए गए, जिसमें ईरान के चीफ की मौत हो गई। ये पूरा प्लान कैसे एग्जीक्यूट किया गया, कैसे एक एक जानकारी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को मिली, ये प्लान कब से तैयार किया जा रहा था, अमेरिका अयातुल्ला खामेनेई को क्यों मारना चाहता था, इस पूरे ऑपरेशन 60 सेकंड का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, वो मैं आज आपको बताने जा रही हूं। चाहता था कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम और खास तौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल को बनाना रोक दे, पर बात नहीं बन रही थी। इसी बीच फरवरी के दूसरे हफ्ते में ट्रंप ने एक धमकी दी। ट्रंप ने ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम रोकने या न्यूक्लियर डील पर समझौता करने के लिए 10 से 15 दिन का वक्त दिया। साथ ही ये भी कहा कि ऐसा नहीं होता है तो फिर अंजाम बुरा होगा। I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. ट्रंप के इस डेडलाइन के बाद बैकडोर चैनल से ईरान और अमेरिका के बीच जिनेवा में बातचीत जारी थी। ईरानी अधिकारियों के अलावा अमेरिका की तरफ से इस बातचीत में अमेरिका के मिडिल ईस्ट के दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेड कुशनर शामिल थे। इस बातचीत की मध्यस्थता कर रहे थे ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी। सुबह की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। दूसरे राउंड की बातचीत के लिए शाम को फिर से मिलने का तय हुआ। ट्रंप को इस बातचीत की पल पल की जानकारी दी जा रही थी, पर ट्रंप इस बातचीत से ज्यादा खुश नहीं थे। असल में वो ईरान से सुनना चाहते थे कि वो कभी न्यूक्लियर हथियार अब नहीं बनाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। 16 घंटे जिनेवा में रहने के बाद विटकॉफ और कुशनर अमेरिका लौट आए। ये बात शुक्रवार 27 फरवरी की है। बातचीत नाकाम होते ही ओमान के विदेश मंत्री बद्र अल बुसैदी जिनेवा से सीधे वॉशिंगटन पहुंचते हैं। उपराष्ट्रपति JD वेंस से मिलते हैं। ट्रंप तब तक वॉशिंगटन से वीकेंड मनाने टेक्सास से फ्लोरिडा पहुंच चुके थे। उपराष्ट्रपति वेंस 27 फरवरी की रात अमेरिकी सांसदों से मिलते हैं और पहली बार खुलासा करते हैं कि ईरान के खिलाफ हमला तय है। ईरान पर अमेरिका के इस हमले की दो और वजह थी। पहली वजह इजराइल था। ट्रंप के डेडलाइन दिए जाने के बाद इजराइल लगातार अमेरिका को ये यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि ईरान जून के हमले के बावजूद बड़ी तेजी से फिर से अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। हालांकि खुद ट्रंप के कई सलाहकारों ने ट्रंप को यह समझाया था कि इजराइल के इस दावे पर पूरी तरह यकीन नहीं करना चाहिए। इजराइल बढ़ा चढ़ा कर बता रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान लगातार ट्रंप को फोन कर जल्द से जल्द ईरान के खिलाफ एक्शन लेने की बात कर रहे थे। क्राउन प्रिंस का कहना था कि अगर अभी ईरान पर एक्शन नहीं लिया गया तो ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन जाएगा। एक तरफ ये सारी प्लानिंग और बातचीत चल रही थी। ट्रंप की दी हुई डेडलाइन खत्म हो रही थी और इसी बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने एक अहम जानकारी दी। ये जानकारी ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के तेहरान में मौजूद ठिकाने को लेकर थी। CIA से मिली इस जानकारी को अमेरिका ने इजराइल के साथ शेयर किया। CIA की जानकारी को हर तरह से क्रॉस चेक करने के बाद ये साफ हो गया कि खबर पक्की है। खामेनेई तेहरान में ही अपने दफ्तर में है। अब चीजें तेजी से बदलने लगी। इसी बीच CIA ने एक और बड़ी खबर दी। खबर ये कि आयतुल्ला खामेनी ईरान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ 28 फरवरी यानी शनिवार की सुबह अपने कंपाउंड में ही एक हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। यह खबर और भी बड़ी थी क्योंकि ईरान की टॉप लीडरशिप और ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स एक साथ खामेनेई के साथ होने वाले थे।
असल में बीते कई महीनों से CIA और मोसाद खामेनी की हर गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। बीते साल जून में हुई 12 दिनों की जंग में भी खामेनी के ठिकाने के बारे में अमेरिका और इजराइल को पूरी जानकारी थी। हालांकि तब ये कहा गया था कि खामेनी अपनी जान बचाने के लिए रूस भाग सकते हैं, लेकिन खामेनी को करीब से जानने वालों के मुताबिक खामेनी कभी देश छोड़कर भागने वाले लीडर नहीं थे। अलबत्ता जून की जंग के बाद उन्होंने अपना ठिकाना बदल लिया था। बताते हैं कि वो तेहरान में एक ऐसी बिल्डिंग में रह रहे थे जिसमें लिफ्ट जमीन के अंदर 5 फ्लोर तक जा सकती है, यानी एक गहरे बंकर में बने घर में। जून के बाद मोसाद और CIA दोनों ही खामेनी का नया ठिकाना जानने की कोशिश में जुटे रहे। CIA ज्यादातर टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट इमेज की मदद से खामेनी के नए ठिकाने को ढूंढ रहा था, जबकि मोसाद ईरान में मौजूद अपने लोकल एजेंटों की मदद से। दरअसल मोसाद ने कुछ वक्त पहले ही अपने ऑपरेशन में एक नया बदलाव लाया है। अब मोसाद के एजेंट मिडिल ईस्ट में ज्यादातर लोकल लोगों को अपना एसेट बनाते हैं। ये वो लोग होते हैं जो सत्ता या सरकार में बैठे लोगों से नाराज रहते हैं। इन्हें मोसाद खुद ट्रेनिंग देता है और फिर उन्हीं देशों में उनकी तैनाती कर दी जाती है। अब तेहरान के अंदर रहकर मोसाद के जासूस खामेनी का ठिकाना ढूंढ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ CIA सैटेलाइट, ड्रोन, सिग्नल इंटेलिजेंस, AI और डेटा एनालिसिस की मदद से खामेनी को ढूंढ रहा था। हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट जो तस्वीरें भेजती है वो इतनी साफ होती है कि कार में बैठा शख्स तक नजर आ जाता है। CIA ने सैटेलाइट का इस्तेमाल हर उन ठिकानों पर किया जहां खामेनी की मौजूदगी का जरा भी शक होता। किस इलाके में या किस कंपाउंड के इर्द गिर्द सुरक्षा बढ़ा दी गई है, कौन सी गाड़ी किस बिल्डिंग तक जा रही है, कहां पर अचानक रोजमर्रा से हटकर ज्यादा गतिविधियां नजर आ रही हैं, सुरक्षा काफिलों का मूवमेंट ज्यादा किधर है। सैटेलाइट के जरिए मिली इन तस्वीरों से टारगेट के बारे में बहुत कुछ जानकारी मिल जाती है। सैटेलाइट इमेज के अलावा CIA ने मोबाइल फोन या दूसरे डिवाइस पर भी नजर रखी। इसके जरिए यह पता करना था कि कौन किसके संपर्क में है, कहां से संपर्क किया जा रहा है, किसी खास ठिकाने पर अचानक कोई मोबाइल या फोन चालू या बंद तो नहीं हुआ। यह भी एक तरह का संकेत होता है। CIA और मोसाद ने मिलकर 86 साल के खामेनी की महीनों जासूसी की। खामेनी का रूटीन क्या है, वो कब उठते हैं, कब सोते हैं, क्या खाते हैं, किन किन से मिलते हैं, जिनसे नहीं मिलते उनसे कैसे संपर्क करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, हमले की सूरत में कहां कहां पनाह ले सकते हैं। ये सारी जानकारी महीनों तक CIA जुटाती रही। इस दौरान ऐसा कई बार हुआ जब CIA ने खामेनी के ठिकाने के बारे में मोसाद को जानकारी दी, लेकिन तब ऐसी तमाम जानकारियां पुख्ता नहीं थी। लेकिन 27 फरवरी की रात तेहरान में जब एक खास बिल्डिंग के इर्द गिर्द CIA ने हलचल महसूस की, तब लगा कि इस बिल्डिंग में कुछ बड़ा होने वाला है। दरअसल खामेनी के जो चुनिंदा ठिकाने थे जिन पर CIA महीनों से नजर रख रही थी, उनमें से एक बिल्डिंग ये भी थी। CIA को बिल्डिंग में यह हलचल थोड़ी अजीब लगती है। इसी के बाद CIA तेहरान में अपने लोकल एजेंट को एक्टिव करता है और तब एक सबसे बड़ी खबर मिलती है। खबर ये कि 28 फरवरी यानी शनिवार की सुबह तेहरान की इस बिल्डिंग में आयतुल्ला खामेनी, ईरान के टॉप लीडरशिप जिनमें ईरान के डिफेंस मिनिस्टर और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ समेत तमाम आला अफसरों के साथ मीटिंग करने वाले हैं। CIA की ये पुख्ता जानकारी इजराइल को दी गई। इसी जानकारी के बाद अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर फौरन हमला करने का प्लान बनाया। पहले ईरान पर हमला शायद 28 फरवरी या 1 मार्च की रात को होना था, लेकिन चूंकि खामेनी की मीटिंग 28 फरवरी की सुबह होनी थी, लिहाजा हमला पहले करने का फैसला लिया गया। तय ये हुआ कि इजराइल खामेनी के ठिकाने पर हमला बोलेगा, जबकि अमेरिका ईरान के सैन्य ठिकानों पर। इससे पहले इजराइल ने हमेशा ईरान पर रात के अंधेरे में ही हमला किया था, पर यह पहली बार था जब सुबह के उजाले में ईरान पर हमला होने वाला था। यही वो वक्त था जब इजराइल से कुछ फाइटर जेट्स अपनी बेस से उड़ान भरते हैं। इन फाइटर जेट्स में
लंबी दूरी से मार करने वाले बेहद घातक हथियार थे। इन फाइटर जेट्स का रुख ईरान की राजधानी तेहरान के करीब था। ठीक यही वो वक्त था जब इजरायली फाइटर जेट ने लंबी दूरी तक मार करने वाले मिसाइल से तेहरान के उस सबसे ताकतवर बिल्डिंग को निशाना बनाया, जिस बिल्डिंग में खामनेई की मौजूदगी की बात कही गई थी। इस बिल्डिंग के करीब एक और बिल्डिंग थी। जिस वक्त बिल्डिंग पर बम गिराए गए तब ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के टॉप ऑफिसर एक बिल्डिंग में थे, जबकि खामनेई अपने फैमिली के कुछ सदस्यों के साथ बराबर की दूसरी बिल्डिंग में। बिल्डिंग पर कुल 12 बम गिराए गए। ये सब कुछ सिर्फ 1 मिनट में हुआ, यानी 60 सेकंड में। 60 सेकंड बाद इजराइल के फाइटर जेट्स वापस अपनी बेस की तरफ मुड़ चुके थे। आज तक ब्यूरो। खामनेई और टॉप ईरानी ऑफिशियल्स को निशाना बनाने के कुछ देर बाद ही अमेरिका और इजराइल ने अब ईरान की बाकी सैन्य ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी थी। इसी के बाद पूरी दुनिया को पता चला कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। लेकिन घंटों बीत जाने के बाद भी किसी को यह पता नहीं था कि इस हमले में आयतुल्ला खामेनी की मौत हो चुकी है। असल में खुद ट्रंप और इजराइल पहले यह पुख्ता कर लेना चाहते थे कि हमले में खामेनी की मौत हो चुकी है। इसमें कुछ वक्त लगा। जिस बिल्डिंग में खामेनी की मौत हुई उसी बिल्डिंग से खामेनी की लाश की तस्वीरें ली गई। उस तस्वीर को पहले CIA और फिर मोसाद ने कंफर्म किया, और जब यह पुख्ता हो गया कि यह खामेनी की ही लाश है, तब सबसे पहली बार 1 मार्च की देर रात तड़के 3:17 पर डोनाल्ड ट्रंप ने खामेनी की मौत को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। हालांकि तब तक 15 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन ईरान अब भी खामनेई की मौत पर खामोश था। बल्कि ईरान की तरफ से खामनेई की मौत को लेकर ऐसी तमाम खबरों को अफवाह बताया गया था। लेकिन फिर लगभग 15 घंटे बाद ईरानी सरकारी टीवी और नेशनल मीडिया ने यह खबर दी कि ईरान के रहनुमा आयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो चुकी है। रूह बुलंद व मलकूती कोह नस्तूह विलायत, पिदर मेहरबान उम्मत। इस खबर के साथ ही पूरे ईरान में मातम पसर गया। बस महीने भर पहले तक जो लोग ईरानी सरकार और खामेनी से नाराज थे, वो खामेनी के समर्थन में सड़कों पर उतर आए। लोगों का सैलाब अब सड़कों पर था और सभी अपने लीडर की मौत का बदला लेने की मांग कर रहे थे। यह पर्शियन एम्पायर है, जिसे ईरान कहा जाता है। 2500 साल तक इस देश पर कई राजाओं ने हुकूमत की, जिन्हें शाहों के नाम से जाना गया। 1950 में ईरान की जनता ने मोहम्मद मुसादिक के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष राजनेता को प्रधानमंत्री चुना। सत्ता में आते ही मुसादिक ने ईरान के तेल का फायदा सीधे अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए ब्रिटिश और US पेट्रोल होल्डिंग कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। यह वो वक्त था जब दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर से उबर चुकी थी और अमेरिका को यकीन हो चला था कि उसके अंदर सुपर पावर बनने की पूरी सलाहियत भी है और मौका भी। लिहाजा 1953 में उसने ब्रिटेन के साथ मिलकर एक साजिश के तहत मुसादिक का तख्ता पलट कर दिया और एक लोकतांत्रिक देश को राजशाही में तब्दील कर मोहम्मद रजा पहलवी को ईरान का नया शाह बना दिया। 22 साल का शाह उस वक्त मशहूर था अपनी अय्याशियों और फिजूल खर्चियों के लिए। कहते हैं आलम यह था कि उसकी पत्नी पानी नहीं बल्कि दूध से नहाया करती थी, जबकि शाह का लंच रोजाना पेरिस से मंगवाया जाता था, इस बात की परवाह किए बगैर कि उसके अपने मुल्क में लोग भूखे मर रहे थे। पहलवी राजवंश पर फिर से खतरा न मंडराए और सत्ता पहलवी राजवंश के ही पास रहे, इसीलिए पहलवी राजवंश के आखिरी शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने अपनी एक बेरहम आंतरिक पुलिस सवाक की स्थापना की, जिसका एक ही मकसद था राजवंश के खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को बड़ा बनने से पहले ही कुचल देना। वहीं दूसरी तरफ दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के दौर पर बाजार तंत्र हावी होने लगा था, मगर इसके लिए जरूरी था ईरान का पश्चिमी रंग में रंगना
और शाह ने अगला कदम यही उठाया, ईरान के बाजार को दुनिया के लिए खोल दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि तेहरान फैशन का हब बन गया। कहते हैं उस दौर में फैशन पेरिस से पहले तेहरान में आने लगा था। अय्याशी का कोई ऐसा सामान नहीं जो ईरान की राजधानी में मुहैया न हो। 90% शिया मुस्लिम और करीब 9% सुन्नी मुस्लिमों को शाह पहलवी का ये खुला रूप बिल्कुल भी नहीं भा रहा था। उनके मुताबिक अमेरिका के दबाव में शाह पहलवी ने न सिर्फ मुल्क को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया, बल्कि ईरान की तमीज और तहजीब का भी बेड़ा गर्क कर दिया। करीब 10 सालों तक ईरान को पश्चिमी रंग में बदलते हुए अपनी आंखों से देखने के बाद लोग शाह पहलवी के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और इन लोगों की अगुवाई इस्लामिक लीडर आयतुल्लाह रुहुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। शाह की सुरक्षा एजेंसियों ने फौरन आयतुल्लाह खुमैनी को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 18 महीनों तक जेल में यातनाएं दी। 1964 में जेल से आजादी के लिए उनके सामने 2 शर्तें रखी गई, या तो वो शाह से माफी मांगे या देश छोड़ दे। आयतुल्लाह खुमैनी ने दूसरा रास्ता चुना और उन्हें देश से निकाल दिया गया। उस दिन के बाद से वो अगले 14 साल ईरान से दूर रहे, पहले इराक, फिर तुर्की और फिर फ्रांस। और इन सालों में खुमैनी वहीं से मोहम्मद रजा पहलवी को सत्ता से बेदखल करने का खाका खींचते रहे। फ्रांस में रहने के दौरान उनके संदेशों को मुल्क में पंपलेट और ऑडियो वीडियो मैसेज के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। जो काम आयतुल्लाह खुमैनी मुल्क में रहकर नहीं कर पाए, वो उन्होंने मुल्क से बाहर रहते हुए कर दिया। अब ईरान में हर तरफ एक ही आवाज थी, आयतुल्लाह खुमैनी जिंदाबाद, शाह पहलवी मुर्दाबाद। लेकिन ऐसा कतई नहीं था कि ईरान में जो कुछ हो रहा था उससे दुनिया ने आंखें बंद कर दी थी। खासकर अमेरिका ने। शाह पहलवी का ईरान की सत्ता पर काबिज रहना अमेरिका के लिए उतना ही जरूरी था जितना कि उसके लिए सुपर पावर बने रहना। वो इसलिए क्योंकि सुपर पावर बने रहने की असली पावर उसे ईरान और फारस की खाड़ी से मिल रही थी। पश्चिमी एशिया में ईरान एक बड़ा और बेहद अहम देश है। न सिर्फ इसकी सरहद अगल बगल के करीब आधा दर्जन देशों के साथ लगती है, बल्कि महासागरों और खाड़ियों के मामले में भी यह किसी भी देश से बेहतर स्थिति में है। उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, कैस्पियन सागर, अजरबैजान, पश्चिम में तुर्की, इराक और पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, दक्षिण में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। दोनों खाड़ियों को जोड़ता है एक वाटर चैनल जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को गौर से देख लीजिए, क्योंकि यही वो जगह है जो मौजूदा हालात में अमेरिका और ईरान की जंग का मैदान बना हुआ है। तो भौगोलिक रूप से ईरान की अहमियत इसलिए ज्यादा है क्योंकि व्यापार के नजरिए से और प्राकृतिक संसाधनों के मामलों में दुनिया में इससे बेहतर जगह कोई नहीं है। तेल और गैस की खोज ने तो इस मुल्क को सोने की खान बना दिया और इसीलिए अकेले अमेरिका ही नहीं बल्कि इससे पहले ब्रिटेन और सोवियत यूनियन यहाँ अपने प्रभाव के लिए जद्दोजहद करते रहे। अब इस इलाके को फिर से गौर से देखिए। फारस और ओमान की खाड़ी को जोड़ने वाले इस समुद्र की चौड़ाई महज 55 किलोमीटर है। इसीलिए इस इलाके में ईरान से पंगा लेने का मतलब है तेल और निर्भर मुल्कों के लिए खुदकुशी के बराबर, क्योंकि दुनिया की 20% तेल इसी रास्ते से होकर गुजरता है। जब तक शाह पहलवी मुल्क पर काबिज रहे तब तक ईरान न सिर्फ अमेरिका के लिए बाजार था, बल्कि ज्यादातर तेल और गैस संसाधनों पर उसका कब्जा भी रहा। इस दौरान अमेरिका ने ईरान का जमकर इस्तेमाल किया और अपनी इसी दोस्ती के बल पर कई बड़े कूटनीतिक फैसले लिए, जिसने उसे सुपर पावर से भी पावरफुल बना दिया। आज तक ब्यूरो।